हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपने कल का सेशन देखा कि नहीं, ईमानदारी से बताना। क्या आप ईमानदारी से बताना कि आपने कल का सेशन देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है ना? क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है उसी के आगे सेशन मिलेगा आपको, आगे कंटिन्यू होने वाला है, उसी के आगे कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है ना? मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ये आपको कंटेंट बनाया गया है, जो आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, जो आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं के आधार पे कंटेंट बनाया गया है। जो आपके पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र बनाए गए हैं, आए हुए हैं, वहाँ पे जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी भाषा के आधार पर एक कंटेंट बनाया गया है। और आपको साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी करवा रहा हूँ। क्या साथ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे यदि कोई कमी रह जाती है इस कंटेंट में, तो वहाँ से आपके कवर हो जाएँ, वहाँ से आपके कवर हो जाएँ, ठीक है ना? तो कल हम लोग कहाँ तक, पहले सोचा था एक पूरी क्लास रिकॉर्ड करूँगा, बट कुछ काम आ गया था, तो कर नहीं पाया था। बट कोई दिक्कत नहीं, 3-3 2-2 घंटे की क्लास मैं आपको देता जाऊँगा, जिससे आपको भी बोरिंग नहीं होगी देखने में। आप लोग भी डेली देखते जाओगे, तो आपको प्रॉफ़िट रहेगा। और नोट्स भी मैंने कल साथ में शेयर कर दिए थे। यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन किया है, तो आपको नोट्स मिल गए होंगे, ठीक है ना? और जिसने कल पढ़ा होगा उसको मज़ा भी आया होगा। आज हम लोग ताम्र पाषाण कहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। आपको बता दूँ हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट 30 दिन में यूनिट 10 तक खत्म करना। आपका पूरा 20 से 25 मई तक, 20 से 25 मई के बीच तक आपका पूरा यूनिट 10 तक समाप्त करना। और यूनिट 10 में शब्दावली भी आपकी आती हैं, ठीक है ना? टप शब्दावलियाँ भी आपकी आती हैं। तो ताम्र पाषाण काल क्या है? यहाँ पे आपको जो कंटेंट बनाया गया, इसमें कोई भी पॉइंट है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ना 4 से 5 बार रिपीट होता है, जिससे आपको क्लास में याद होने की उम्मीद रहती है कि आप क्लास में वो चीज़ याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा, क्लास को स्पीड में बिल्कुल भी ना देखें। क्लास को जो नॉर्मल स्पीड है वही देखें, क्योंकि मैं स्वयं स्पीड में बोलता हूँ। मैं स्वयं स्पीड में बोलता हूँ। और एक और बात, क्लास कराने से पहले मैं इस बात की उम्मीद रख रहा हूँ कि आपने कभी, यदि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आप पहले इस विषय से जुड़ चुके हो, पहले इतिहास विषय से जुड़ चुके हो, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। और नहीं भी है तो मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ, मैं तो आपको दे ही रहा हूँ। बट थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। यदि आपने प्राइवेट पढ़ाई की है, तो आपने कहीं न स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी की होगी। देन बैकअप के लिए इस एग्ज़ाम की तरफ आप मुड़े होंगे, ठीक है ना? तो ताम्रपाषाण काल के चरण क्या है भैया? तो ताम्रपाषाण काल जो चरण आता है, नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल है। नवपाषाण काल और कांस्य युग। नवपाषाण काल तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसका समय भारत में 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक देखा गया है। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक देखा गया है। इस बात का, 1500 ईसा पूर्व तक देखा गया। और ऐसा क्यों? क्यों भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग-अलग टाइम पीरियड देखने को मिलता है। विशेषता क्या है इसकी भैया? कि तांबे के उपकरणों का प्रयोग हुआ है, लेकिन पत्थर के औज़ार भी प्रचलित थे, पत्थर के औज़ार भी प्रचलित थे। यदि मैं एक क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे कि ताम्रपाषाण काल में औज़ार अधिक थे, ताम्रपाषाण काल में औज़ार अधिक थे। नंबर 1 पत्थर के, नंबर 2 तांबे के। अब किस पे टिक करोगे? पत्थर के अधिक औज़ार थे या तांबे के? ताम्रपाषाण काल में औज़ार अधिक देखने को मिलते हैं, पत्थर के या तांबे के? आप लोगों बोलोगे सर तांबे के, तो बिल्कुल गलत आपका आंसर हो जाएगा, तांबे के नहीं, पत्थर के औज़ार अलग देखने को मिलते हैं। फिर आप कहोगे सर इसको ताम्रपाषाण काल क्यों कह रहे हैं? हम लोग बेटा इसको ताम्रपाषाण काल इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि उपकरण बनाने में तांबे धातु का प्रयोग पहली बार किया गया था। उपकरण बनाने में तांबे धातु का प्रयोग पहली बार किया गया था, और कुछ मुख्य उपकरण में तांबे के देखने को मिलते हैं, जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और तांबे जब यूज़ किया गया, तांबा महँगा हो तो सबके पास होगा नहीं। तांबा होगा महँगा, तो महँगा तो सबके पास होगा नहीं। अगर सस्ता होता, तो सबके पास होता। महँगी चीज़ सबके पास टिकती नहीं है कि नहीं? इसलिए पत्थर के औज़ार ही सबसे ज़्यादा थे। 'सांसों की माला से डूमरूं मैं सी'। चलो, तो आपके ताम्रपाषाण काल की विशेषताएँ क्या हैं? तो उपकरण देखते हैं यहाँ पे, तांबे के औजार देखने को मिलते हैं, चाकू, कुल्हाड़ी, काँटे मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के औजार पॉलिश्ड मिलते हैं, नवपाषाण कालीन शैली में होते हैं, ठीक है ना?
अर्थात पत्थर के औजारों की निरंतरता देखने को मिलती है। आहार में तांबे की कुल्हाड़ी मिली, आहार संस्कृति। आहार से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। कृषि और पशुपालन, फसलें, गेहूँ, जौ, चावल, दालें, कपास। गेहूँ, जौ, चावल, दालें, कपास। पशु, वही गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इनाम गाँव से पशु की हड्डियाँ मिली। ये आपकी जो साइट्स मिलती है बहुत महत्वपूर्ण, इनको याद कर लेना, ठीक है ना? आहार से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, इनाम गाँव से पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, इनाम गाँव से पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। बस्तियों की बात करें तो छोटे गाँव मिलते हैं, मिट्टी और पत्थर के घर बने होते हैं। जोरबे, महाराष्ट्र से आयताकार। जोरबे संस्कृति हो गई आपकी, आहार संस्कृति हो गई, आपका इनाम गाँव संस्कृति हो गई। 3 स्थान हो गए अभी, हाँ, ठीक है ना? तीनों महत्वपूर्ण स्थान है। जोरबे महाराष्ट्र में आपका देखने को मिलता है, यहाँ पे आयताकार घर देखने को मिलते हैं। इनाम गाँव से हमने क्या देखा? पशु की हड्डियाँ देखा। और आहार में क्या? तांबे की कुल्हाड़ी हमने प्रमुख देखी। हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन चित्र जो कि काले और लाल रंग के होते थे। तो रेड एंड ब्लैक पेयर्स, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मालवा संस्कृति के बर्तन, आपको बता दूं पूरी ताम्रपाषाण संस्कृति में मालवा संस्कृति के बर्तनों को उत्कृष्ट बर्तन की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक संगठन, परिवार और समुदाय आधारित सामाजिक संगठन, परिवार और समुदाय आधारित सामाजिक संगठन, ठीक है ना? श्रम विभाजन की बात की जाए तो कृषक, शिल्पी, धातु कार्यकर्ता इत्यादि लोग श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति और उनके क्षेत्र देखो। पहाड़ बनास संस्कृति कहाँ पे थी? राजस्थान में, बनास नदी के पास। ध्यान रखना कहाँ पे थी बेटा? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में बनास नदी के पास पहाड़ बनास संस्कृति। चश्मा, क्या इसका समय की बात की, टाइम पीरियड की? 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आपको पहले बता दूं, भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। भारत पर जगह जगह पर विभिन्न विभिन्न समयों पर बस्तियों का उद्भव हुआ है। विभिन्न विभिन्न समय पर बस्तियों का उद्भव हुआ है। अभी आप कहोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की है, तो भारत में अनोखा अचंबा है। भारत में अनोखा अचंबा है कि कांसा पहले आ जाता है, तांबा तो पहले आ ही गया, कांसा भी समकालीन समय में आ गया और तांबा बाद तक चलता है, कांसा लुप्त हो जाता है, ठीक है ना? तांबे के उपकरण मिलते हैं, काले लाल बर्तन मिलते हैं। आहार और गिलुंद, आहार बना संस्कृति प्रमुख स्थल है, ठीक है ना? मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश की नौरा घाटी में। चित्रित बर्तन और तांबे के हथियार मिलते हैं। चित्रित बर्तन, तांबे के हथियार, और यहाँ के बर्तन सब सर्वोत्कृष्ट होते हैं। नवदा टोली और एरन मालवा संस्कृति की प्रमुख स्थल है, नवदा टोली और एरन। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की प्रवरा नदी पर, याद रखना सुनना। आपकी आहार संस्कृति बनास नदी पर, नदियों का नाम याद रखना। आहार संस्कृति बनास नदी पर। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी पर। जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में प्रवरा नदी पर, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलते हैं? जोरवे संस्कृति में मिट्टी के घर, तांबे की वस्तुएं, इनामगार और दहिमाबाद प्रमुख शहर है। यहाँ के क्या आपके लिए प्रमुख नगर याद कर लेना बेटा। यहाँ पे फिर से आहार के आहार और गिलुंद याद कर लेना। मालवा में नौदा टोली याद कर लेना। जोरवे में आप लोग क्या कर लेना? इनाम गांव और दहमाबाद, ये दोनों इतने विस्तृत गांव थे जो शहर लेवल पे देखे जा सकते थे। कायदा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी, चंबल घाटी में, चंबल नदी घाटी में कायदा संस्कृति। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, इरण यहाँ का प्रमुख शहर है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उदाहरण ब्रह्मगिरी और टेकलकोटा, तांबे के औजार और माइक्रोलुत औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक ना? तो अब गौर से देखो, हमने क्या इस क्षेत्रों में तांबे की, यदि भारत का मैप बनाते हैं आप लोग, भारत का मैप बनाओ, तो इस क्षेत्र में हमने क्या देखा? ताम्रपाषाण संस्कृति देखी। कौन कौन सी? कायथा संस्कृति किस नदी में? बेटा चंबल घाटी में। आहार संस्कृति राजस्थान में, बनास नदी में। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी में। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति प्रवरा नदी के किनारे। और दक्षिण भारत में आपके कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ताम्रपाषाण काल आपको दिखता है। ताम्रपाषाण चरण का विकास कैसे होता है? प्रारंभ में नवपाषाण से नवपाषाण से तांबे का सीमित प्रयोग, नवपाषाण से ताम्रपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं और तांबे का सीमित प्रयोग होता है। चाइनीज लिख दी, चिंग पोंग चिंग चोंग चैं। मध्य चरण में तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग। मध्य चरण में क्या होता है? मध्य चरण में क्या होता है? तांबे और पत्थर का संयुक्त प्रयोग होता है। उत्तर चरण में कहाँ से युग की ओर बढ़ते हैं? कहाँ से युग की ओर बढ़ जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से संपर्क हो जाता है। उदाहरण के लिए मेहरगढ़ में तांबे का प्रारंभिक प्रयोग देखने को मिलता है।
पुरातात्विक प्रमाण उपकरण देखो, आहार संस्कृति से कुल्हाड़ी मिली है, इनाम गांव से चाकू मिली है। बर्तन, मालवाड़ी चित्रित बर्तन, ज्यामिति आकृतियां उत्कृष्ट बर्तन है, इसलिए बार बार इसका नाम आ रहा है। देखो इतने से कंटेंट में ही 3 बार हर पॉइंट रिपीट हो गया जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बस्तियां, चोरबे से घरों के अवशेष मिले हैं। आई थिंक कल की क्लास में आवाज में कोई दिक्कत आई है, ठीक है ना। एक मेरे पास मैसेज आवाज में दिक्कत आ रही है, तो आज मैंने रीसेट किया आवाज को, हो सकता है अब सही है आपकी आवाज। अन्य में दाइमाबाद से कांस्य रथ, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है। दाइमाबाद से कांस्य रथ मिला है, ताम्रपाषाण संस्कृति में दाइमाबाद से कांसे का रथ मिला है, कांसे का रथ मिला है, ठीक है ना। विनिमय कैसे होता था, तो वस्तु विनिमय चलता था अनाज, बर्तन, तांबे के औजार से। संपर्क स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर मालवा और जोरबे के बीच संपर्क देखा जाता है। प्रमाण, दूर से लाए गए पत्थर दिखते हैं और धातुएं दिखती हैं जो दूर से लाई गई होंगी। महत्व की बात करें ताम्रपाषाण काल की, महत्व की बात करें तो तकनीकी प्रगति यहाँ पे देखी गई है। क्यों धातु का प्रयोग शुरू हुआ, अभी तो पता है नवपाषाण काल तक सिर्फ पत्थरों का प्रयोग हो रहा था, धातु का प्रथम बार प्रयोग हुआ है ताम्रपाषाण काल में। तकनीकी प्रगति, आर्थिक आधार, अब भैया जब आपको तकनीकी प्रगति होगी, अब आपके जो हंसिए होंगे पेड़ वगैरह काटने, फसल काटने के लिए अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में धातु देखने को मिले, जैसे कृषि और हस्तशिल्प में वृद्धि होगी। नए नए शिल्प पैदा होंगे जो धातु शिल्प होंगे, नए धातु शिल्प पैदा होंगे, नए प्रकार का रोजगार पैदा होगा। सामाजिक विकास, बड़े समुदाय और व्यापार, बड़े समुदाय और व्यापार। सभ्यता का मार्ग, कांस्य युग और शहरीकरण की नींव, कांस्य युग और शहरीकरण की नींव देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, ठीक है। यहाँ पे अंतर देखा गया है कि नवपाषाण काल में अंतर क्या है। नवपाषाण काल में छोटे गांव थे, अब बड़े गांव जटिल मिल रहे हैं। केवल पलस्तर पत्थर का प्रयोग नवपाषाण काल में हो रहा था, तांबे का उपयोग हो रहा है। सादे बर्तन थे, चित्रित बर्तन है। टाइम पीरियड यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, ठीक है। मैं क्या हो गया भैया, तांबा दुर्लभ और महंगा था, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल बताया ना, औजार वाला या उपयोग वाला, कि तांबे की या पत्थर की ज्यादा, तो आप समझ जाओ सीमित धातु था, तांबा दुर्लभ और महंगा था, ये पत्थर के औजार ही अधिक प्रयोग होते थे। लिखित स्रोत, प्रमाणिक केवल पुरातत्व, लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, केवल पुरातत्व मिलते हैं। असमान विकास, कुछ क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति की नवपाषाण जैसी स्थिति रही है कि अलग अलग समय पर ताम्रपाषाण का विकास हुआ है। पतन, सूखा और पर्वतीय बदलाव, पर्यावरणीय बदलाव जोरबे से दिखता है, विभिन्न कारणों से पतन हुआ होगा, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण चरण की बस्तियां, देखते हैं भैया कौन सी बस्तियां हैं। ताम्रपाषाण चरण क्या है, नवपाषाण काल के आगे की प्रगति दर्शाता है। एक ग्रामीण थी लेकिन तांबे के उपयोग और हस्तशिल्प के कारण जटिल होती गई, हस्तशिल्प के कारण अधिक जटिल हो गई। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, जो चीज़ काम की बार रुक जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं स्पीड बढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा 30 तारीख तक कराना है और आपको बहुत अच्छे से याद करनी चीज़ें, ठीक है ना। और आपको स्पीड में बिल्कुल नहीं देखना, स्क्रीन पे नजर टिकाए रखना आपको। स्थान, मुख्य रूप से उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में, मुख्य रूप से कहाँ पे, उपजाऊ मैदानों और नदी घाटियों में देखने को मिलता है। विशेषताएं, संरचना, मिट्टी और पत्थर के आकार, आयताकार और गोलाकार। संरचना क्या है घरों की, मिट्टी और पत्थर के घर बनते थे, आयताकार और गोलाकार होते थे, आयताकार और गोलाकार होते थे। तैमा वास्तव ने क्या देखा, एक आयताकार घर देखा। छत की बात करें तो लकड़ी या घास या मिट्टी से छत बनती थी। उदाहरण के लिए जोरबे में, हाँ जोरबे संस्कृति, इसके दैमाबाद में हमने क्या, आयताकार घर देखे, आयताकार घर देखे। अब एक कॉमन सेंस आप बताना, यदि एक गांव है, इस गांव के मध्य में एक अच्छा मकान बना हुआ है और इसके चारों तरफ रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे गांव बसा हुआ है, यहाँ पे गांव बसा है, यहाँ पे गांव, यहाँ पे गांव, आपको क्या पता चलेगा, वो ये मुखिया का मकान है, घर गांव के मुखिया का मकान है। ऐसे आपको दैमाबाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको कई स्थानों पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक विशेष मकान बना हुआ, बड़ा मकान बना हुआ, 5 कमरों का मकान है, 6 कमरों का मकान है, ठीक है ना। और उसके आसपास में अन्य मकान है सिंगल मंजिल, तो समझ में आ रहा है कि उस गांव के मुखिया का मकान वो होगा। आकार की बात करें तो अब बड़े गांव हो गए हैं, नवपाषाण से अधिक विस्तृत हो गए हैं। इनाम गांव में 100+ घर पाए गए हैं, इनाम गांव में 100+ घर पाए गए हैं। नियोजन की बात करें, कुछ हद तक व्यवस्थित था लेकिन शहरी स्तर तक नहीं था। गलियां और भंडार क्षेत्र था, गलियां भी थी और भंडार क्षेत्र भी था भाई, भरे हुए थे मकान थे। नवदा टोली की बस्तियां व्यवस्थित थी, नवदा टोली की बस्तियां व्यवस्थित थी। आर्थिक आधार तो कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, गेहूं जो चावल, दाल है, कपास, गाय भैंस, बकरी, चित्रित बर्तन और तांबे के औजार, चित्रित बर्तन और तांबे के औजार। आपको याद होगा आपने कल आज ही की जो क्लास मैंने पीवाई की सॉल्व कराया था 2012 का,
एक प्रश्न पूछा था वहाँ पे। क्या प्रश्न पूछा था? जी, आर्थिक आधार से प्रश्न पूछा। क्या? कि निम्नलिखित कथन में से कौन-सा सही है या सही सम्मिलित है? यहाँ पे लिखा था निम्न पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। क्या? निम्न पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, यहाँ पे मध्य पाषाण, केवल मध्य पाषाण। यहाँ पे लिखा था शिकारी संग्राहक, शिकारी संग्राहक, शिकारी संग्राहक। यहाँ पे लिखा था क्या? उत्पादक। ठीक है ना? बट आपको मध्य पाषाण वाले में पशुपालन नहीं लिखा था, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत हो रहा था। आपको याद होगा, आपने अभी पढ़ा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू की जो क्लास करा रहा हूँ वो देखते रहना। उसी के आधार पे कंटेंट बनाया। और मैंने एक बार और बोल दूँ, देखो, बात सुनना सीरियसली। कंटेंट से कभी सीधे प्रश्न नहीं आते। किताबों से कोई सीधे प्रश्न नहीं आते। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैंने पीवाईक्यू के आधार पे आपका कंटेंट बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका प्रश्न सीधा यहाँ से आ जाए। तो भई हम पढ़ क्यों रहे हैं, टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मैं आपको जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो वहाँ पे जो पीवाईक्यू में इंटरलिंक कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपके आंसर बनेंगे। वैसे आप सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए मैंने आपको पीडीएफ सीरीज़ शेयर क्यों नहीं की? भाई पीडीएफ मेरी है, कंटेंट मैंने बनाया है। जब तक मैं नहीं समझाऊँगा कि इसका उपयोग कैसे करना है इस कंटेंट का, तो आप कैसे समझोगे? बराबर ना? इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि क्लास को देख रहे हो तो बहुत अच्छे से देखना, और क्लास के बाद जाके रीड करना, पढ़ाई करना, और पीवाईक्यू सेशन देखना। ठीक है ना? सुरक्षा की बात करें, कुछ बस्तियों में खाई या दीवार, कुछ बस्तियों में खाई या दीवार देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए इनाम गाँव में सुरक्षा संरचना। अभी तक देखो, नवपाषाण काल तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राकृतिक तटबंध ढूँढे जा रहे थे। कभी नदी के, कभी पहाड़ों के प्राकृतिक तटबंध ढूँढे जा रहे थे। बट यहाँ पे कहीं न कहीं शुरुआत किसकी हुई? कृत्रिम तटबंधों की हुई। कृत्रिम तटबंधों की शुरुआत हुई। अंतर देखने को मिला। भारत में ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों में प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? तो अहाड़, जो कि राजस्थान में है। ठीक है ना? वहीं काले लाल बर्तन मिलते हैं, अनाज के भंडार मिलते हैं। नागाटोली मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आयताकार घर चित्रित बर्तन मिलते हैं। गेहूँ चावल के अवशेष, इनाम गाँव महाराष्ट्र में, जोरवे में, नर्मदा नदी के किनारे है। तांबे के औजार, सुरक्षा खाई। ठीक है ना? कायथा मध्य प्रदेश में है। छोटी बस्ती मिट्टी घर मिलते हैं, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, यहाँ पे कांस्य रथ महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। जोरवे संस्कृति से संबंधित है, कांस्य का रथ महत्वपूर्ण हो जाता है दैमाबाद से। जोरवे संस्कृति में दैमाबाद से कांस्य का रथ, 12 लोग, कांस्य का रथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। चित्रित बर्तन और तांबे की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है ना? बस्तियों का विवरण वही चीज़। उत्तर पश्चिम में मध्य भारत में मालवा कायथा, उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में आपका पहाड़ और गिलुन, मध्य प्रदेश में आपका मालवा और कायथा, पश्चिमी भारत में आपको जोरवे इनामगांव, दक्षिण में आपको ब्रह्मगिरी। ठीक है ना? यदि इनको बात की जाए प्रभावित करने वाले कारक, बस्तियों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, नदी घाटियाँ और उर्वर मिट्टी। नदी घाटियाँ और उर्वर मिट्टी। ठीक है ना? चलो, जी याद रखना, दाइमावाद से कांस्य का रथ, 12 बोल रहा हूँ कि ताम्रपाषाण काल में भी कांस्य का रथ मिल रहा है दाइमावाद से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य सभ्यता से संक्रमण का संकेत देता है। कांस्य की सभ्यता यहाँ पे मिलती है। ठीक है ना? आपको पता होगा, यदि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, आपसे उत्तर पूछा जाए तो उत्तरी मांडा आता है, पूर्वी आपका क्या आता है? आदमगढ़ आता है, पश्चिमी आपका दैमावादी आता है। यहाँ पे क्या आता है आपका? सूतकंगड़ूर आता है। था कि नहीं? तो कहीं न कहीं संक्रमण के संकेत आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना? आर्थिक प्रगति की बात करें, तो खाद्य अधिशेष और विनिमय। खाद्य अधिशेष और विनिमय। सामाजिक संगठन की बात करें तो बड़े समुदाय देखिए, मुखिया आधारित समाज देखिए। कहाँ से पता चला? घरों की आकृति से पता चला। तकनीकी विकास और तांबे का उपयोग, बस्ती नियोजन। सभ्यता की ओर, सिंधु सभ्यता से पहले चरण, सिंधु सभ्यता से पहले का चरण माना जाता है। ठीक है ना? चलो, यहाँ पे शहरीकरण का अभाव था। सीमाएँ बात की जाए, ताम्रपाषाण शहरीकरण का अभाव, लिखित वही, ठीक है ना? वही सारी चीज़ें। ताम्रपाषाण चरण में बस्तियों का वितरण, फिर से वही चीज़, बस्तियों का वितरण थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दे दिया मैंने। थोड़ा डिटेल में आपको मिलेगा बस्तियों का वितरण, ठीक है ना? ये वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जल स्रोत, उर्वर मिट्टी, खनिज उपलब्धता, जलवायु और संसाधन। ये वाला पॉइंट याद रखना, ये खनिज राजस्थान से क्या मिलता है? तांबा, खेतड़ी खानों से, राजस्थान की खेतड़ी खानों से। 2011 का पहली पहली शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, वहाँ पे फैक्ट पूछा गया था। फिर वहाँ पे फैक्ट पूछा गया, चलो इसको एक बार देख ही ले रहे हैं, ताकि आपको कुछ इतना
हाँ, है महत्वपूर्ण। चलो देखते हैं। ठीक है ना? क्या है यहाँ पे? भैया ताम्रपाषाण काल की बस्तियों का क्षेत्रीय वितरण। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, वही राजस्थान में बनास और भेचड़ नदी के किनारे। बनास और भेड़च भेड़च नदी के मध्य में दिखता है। आहड़ बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। उदाहरण के रूप में आहड़ और गिलोन देखने को मिलता है। मिट्टी का घर, तांबे का औजार, काले लाल बर्तन। वितरण का कारण क्या भैया? वितरण क्या था? उपजाऊ मैदान था और जल की उपलब्धता थी। तो बनास और भेड़च नदी के किनारे था। ठीक है ना? मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा घाटी में आपको दिखता है। मालवा कायथा हो गया, नवदा टोली कायथा हिरण हो गया। ठीक है ना? चित्रित बर्तन तांबे की वस्तुएं। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी, गोदावरी नदी, तापी नदी घाटी में। प्रवरा, गोदावरी, तापी नदी किनारे में। संस्कृति, जोरवे संस्कृति दिखती है आपको। इनामगांव, दहमाबाद, चंदौली, चंदौली गांव महाराष्ट्र में। ठीक है ना? जोरवे संस्कृति से संबंधित पूछा गया है आपका। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कृष्णा और तुंगभद्रा के किनारे, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे यहाँ पे। ठीक है ना? पत्थर मिट्टी के घर, माइक्रोवेव तो तांबा, पठारी क्षेत्र तक खनिज उपलब्ध थे। पूर्वी क्षेत्रों में बिहार में, पश्चिम बंगाल गंगा सोन घाटी में, चिरांद, पंडुराज ढीवी। चिरांद पूछा जाता है आपसे, चिरांद कहाँ पे भैया? तो पूर्वी क्षेत्र में नवपाषाण कालिक स्थल भी था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग आगे। ताम्रपाषाण चरण के उपकरण। जो चीज़ मैं आपको छोड़ रहा हूँ वो छोड़ते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो कम से कम पढ़ते ही जाना आप लोग। काम की चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा। ताम्रपाषाण चरण के उपकरण कैसे थे? तो उपकरण सामग्री क्या थी? तांबा। उपकरण क्या थे भाई? तांबा। उपयोग किस में होता? पहले पहली बात तो देखो, एक संक्रमणकालीन चरण था जो कांस्य युग की ओर ले गया। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, नवपाषाण में आगे बढ़ रहे जिसमें तांबे का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन पत्थर के औजार भी प्रचलित रहे। उपयोग, औजारों का उपयोग खेती के लिए, शिल्प के लिए, निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए होता था। ठीक है ना? सामग्री में तांबा देखी गई, एक नरम धातु थी। ढलाई और हथौड़ों से आकार दिया जाता था, कूट पीट के और ढाल के इसको आकार दिया जाता था। पत्थर के रूप में पॉलिश पत्थर नवपाषाण काली शैली में दिखते हैं। कुछ स्थानों पर हड्डियों के औजार भी देखते हैं। तकनीक की बात की जाए तो तांबे को पिघलाकर और पीट कर आकार देना। ठीक है? तांबे को पिघलाकर भी और तांबे को पीट कर आकार दिया जाता था। पत्थर को घिसकर पॉलिश किया जाता था। विविधता की बात करें, तांबे और पत्थर के औजारों का संयुक्त प्रयोग। तांबे और पत्थर के औजारों का संयुक्त प्रयोग देखा गया। विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया। विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए। हाथ से पकड़ने योग। लकड़ी के हत्थे के साथ लकड़ी नष्ट हो गई। हाथ से पकड़ने योग मतलब हाथ से पकड़ने के लिए लकड़ी के हत्थे का प्रयोग किया गया था, बट लकड़ी का हत्था क्या नष्ट हो गया, सिर्फ तांबे के उपकरण मिलते हैं। ठीक है ना? अच्छे को बताओ, आपको ही लगता है आप कहीं घूम रहे हो, कहीं खुदाई करो, अच्छा अच्छा खासा धन मिल जाए आपको। हाँ, ऐसी फीलिंग नहीं आती आपके अंदर? काश धन मिल जाए, काहे को नेट बैठे हमको पड़ेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो आपका दिया गया नेट हिस्ट्री जंक्शन या डेस्टिनी मेकर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मिल जाता है। उस पर पीडीएफ शेयर की जाती है, मैं पिन कर देता हूँ। और पिन करने के साथ साथ मैं क्या कर देता हूँ आपको, आप लोग फाइल में जाके देख लिया करो। आप किसी भी ग्रुप, मेरा नहीं, किसी भी ग्रुप में जब आपको नोट्स चाहिए होते हैं, अधिकांश पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, तो आप ग्रुप की फाइल्स में जाके देख लो। ग्रुप की फाइल्स में जाके देख लो, ठीक है ना? चलो, आपको मिल जाते हैं। प्रमुख उपकरण और उनके प्रयोग। प्रमुख उपकरण और उनके प्रयोग, तांबे की कुल्हाड़ी। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपके पेपर में आती नहीं है, पर जो लोकेशन जहाँ से चीज़ें मिली हैं वो आपके यहाँ पे काम में आएगी। ठीक है ना? तांबे की कुल्हाड़ी, बनावट सपाट तेज धार वाली होती थी, पेड़ काटने में और खेती के लिए जमीन तैयार करने में। अब यहाँ से कई बार कथन और कारण वाले प्रश्न आते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न आपके बनते हैं भैया, ताम्रपाषाण काल में और कांस्य युग में या लोह युग में वैसे क्षेत्रों में खेती संभव हुई जहाँ पे घने पेड़ थे। तो बिल्कुल वही, पेड़ काटना आसान हुआ। पत्थर की कुल्हाड़ी से वो नहीं काट सकते थे, तो धातु की कुल्हाड़ी से काटना आसान हुआ, है कि नहीं? तांबे का चाकू पतला और नुकीला होता था, काटना मांस तैयार करने में। इनाम गांव से मिलता है। तांबे के कांटे घुमावदार और छोटे होते थे, मछली पकड़ने में काम करते थे, शिकार में भी काम आते थे। पत्थर की हंसिया,
कोयले से घुमाते रहते, फसल की कटाई में काम आते थे, नौदा टोली से प्राप्त हुए हैं। चक्की, सपाट पत्थर और मूसल, सपाट पत्थर और मूसल अनाज पीसने में काम करते हैं। मारवाड़ संस्कृति से देखने को मिलती है। माइक्रोवेव की बात करें तो छोटे और तेज पत्थर होते थे, शिकार करने के लिए और काटने के लिए काम में आते थे। ठीक है ना? ब्रह्मगिरी से मिले हैं। वही प्रमुख स्थल की बात करें तो वही आहड़ आ गया। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिलती है। ठीक है? आहड़ संस्कृति। नौदा टोली से तांबे की चाकू मिलती है, पत्थर का हसिया मिलता है। मालवा संस्कृति से संबंधित हो गया। इनाम गाँव, तांबे के औजार मिलते हैं, चक्की मिलती है। कायथा से आपको तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, माइक्रोवेव मिलते हैं। ब्रह्मगिरी से आपको माइक्रोवेव मिलते हैं। ठीक है ना? निर्माण की प्रक्रिया भाई क्या है? पहले खनन करेंगे। पहले खनन मतलब तांबे का अयस्क। तांबे का अयस्क क्या है? मालाकाइट निकालेंगे हम लोग, तांबे के अयस्क को खोजेंगे, उसको पिघलाएँगे, भट्टी में डालेंगे, फिर आकार देंगे, हथौड़े से पीटेंगे। उदाहरण के लिए तांबे में आहड़ में तांबे की ढलाई का काम होता था। आहड़ क्षेत्र में याद रख लेना भैया, आहड़ क्षेत्र में तांबे की ढलाई का काम होता है, इस बात को याद रख लेना। आहड़ क्षेत्र में तांबे की ढलाई का काम होता था, ढुलाई का। पत्थर के औजार, चयन करते पत्थर का, मजबूत पत्थर ढूँढते, फिर पॉलिश करते, रेत और पानी से घिसाई करते हैं, ठीक है ना? आपस में पत्थरों को घिसते हैं, पॉलिश हो जाता है, ठीक है ना? चलो, यहाँ पे अंतर देख लो, देखना आपको तो। नवपाषाण काल में केवल पत्थर हड्डी के औजार मिलते थे, यहाँ पे तांबे के मिल रहे हैं। पॉलिश, ढलाई और पॉलिश, मुख्य रूप से खेती, शिकार और शिल्प। मेहरगढ़ कुल्हाड़ी मिलती है, आहार से तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। ताम्रपाषाण काल में विनिमय के चरण देख लो, भैया विनिमय कैसे होता था? विनिमय कैसे होता था भैया बताओ? खाद्य अधिशेष ने खाद्य अधिशेष और तांबे के उपयोग और बस्तियों के विस्तार ने विनिमय को बढ़ावा दिया। खाद्य अधिशेष, तांबे के उपयोग और बस्तियों के विस्तार ने क्या किया? विनिमय को बढ़ावा दिया। कैसे दिया भैया? मुद्रा का अभाव था, लेकिन वस्तु विनिमय के माध्यम से क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर संपर्क बढ़ा, ठीक है ना? जैसे वस्तु विनिमय, वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान होता था। उदाहरण के लिए तांबे के औजार के बदले अनाज देना। अब उस टाइम पे लिखा तो मिला नहीं है, बता रहे हैं ऐसा होता था, ठीक है ना? स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर पास की बस्तियों के बीच मतलब स्थानीय और दूर के क्षेत्रों में जैसे तांबे के स्रोत जहाँ से मिलते थे वहाँ, ठीक है ना? राजस्थान की खेतड़ी खाना, आहड़ बना संस्कृति, आवश्यकता थे दुर्लभ संसाधनों का लेन-देन जैसे तांबे का और पत्थर का। भाई जो उपयोगी पत्थर उन्हीं का तो औजार बनेगा, सब पत्थर के तो भगवान बन नहीं जाते हैं, है कि नहीं? उदाहरण मालवा से तांबे के बदले जोरवे के बर्तन लिए जाते होंगे। मालवा से तांबे के बदले जोरवे से बर्तन। सामुदायिक संपर्क, बस्तियों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंध बने। आहड़ और मालवा के मध्य विनिमय देखा गया, ठीक है ना? विनिमय की जाने वाली वस्तुएँ कौन सी? खाद्य वस्तुएँ देख लो आप, तो अनाज, पशु उत्पाद, ठीक है ना? उपकरण आपको नवदा टोली में अनाज भंडार देखने को मिलता है। उपकरण की बात करें, तांबे के औज़ार, कुल्हाड़ी, चाकू, पत्थर के औज़ार भी। उदाहरण के लिए आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है ना? तांबे की फैक्ट्री आहड़ में मान लो आप लोग इस समय पे। हस्तशिल्प की बात करें, तो मालवा से बर्तन यहाँ-वहाँ भेजे जाते थे भई क्योंकि चित्रित बर्तन थे, काले और ज्यामितीय डिज़ाइन के होते थे। सबसे उत्कृष्ट बर्तन मालवा संस्कृति के होते थे। कच्चा माल, तो खनिज स्रोतों के रूप में तांबा, खाने राजस्थान से, ठीक है ना? देखो एग्ज़ाम्पल दिया इनाम गाँव में दूर से तांबा लाया जाता था। सजावटी वस्तुएँ गोल्ड, मोती, पत्थर के मनके, जोरवे से मोती लाए जाते थे। ठीक है ना? विनिमय के तरीके भाई प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है, लोग आपस में कर सकते हैं। मध्यस्थ मतलब कोई व्यापारी वर्ग होगा, सामुदायिक मतलब कि कोई सभा या व्यापारिक स्थल होगा, जहाँ पे वीकली मार्केट या मेला लगता होगा। ठीक है ना? भाई प्रमाण देखें यहाँ पे, आर्य संस्कृति से देख लो, नौदा टोली में देख लो, इनाम गाँव, दैमाबाद फिर से। प्रमाण के रूप में यदि बात की जाए आहार संस्कृति से, तो तांबे के औजार दूर से लाए जाते थे। ठीक है ना? तांबे के औजार, दूर से लाए गए पत्थर, ठीक है ना? नौदा टोली में चित्रित मेज़बान इसको मत पढ़ो अभी, छोड़ दो इस पे। तो इसको हम 5-4 रिपीट कर चुके हैं, तो अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ-कुछ छोड़ते जाएँगे हम लोग, ठीक है ना? कुछ-कुछ छोड़ते जाएँगे। विनिमय को प्रभावित करने वाले कारक कौन? खाद्य अधिशेष, भाई अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है किसी का ना, भई हम लोग लेन-देन कर पा रहे हैं। तांबे की उपलब्धता, बस्तियों का विस्तार, हस्तशिल्प, ठीक है ना? सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति जो भी प्रश्न आपके आने वाले हैं, आपके आएँगे स्थल स्थल से, साइट्स से आपके क्वेश्चन आएँगे। साइट्स में क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी, वो आपको याद रखना। मैंने आपकी 5-6 साइटें जो मैंने आपको बताई, आपको 50-60 नहीं पढ़नी, क्योंकि आपके पीवाईक्यू में से 5-6 साइट ही बार-बार देखी गई हैं, ठीक है ना? अभी एक आध कोई नई साइट आपको दिखेगी, तो आपको पीवाईक्यू में दिख जाएगी वो चीज़, ठीक है ना? चलो, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण है और लगभग इसके लिए मैं
50 से 60 पेज रखे हैं इसके लिए मैंने कंटेंट में। क्यों? क्योंकि आपको अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया जाता है, तो एक तरीके से पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, आपको याद नहीं होता है। बट आप क्लास में टाइम दो तो आपको क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि एक फैक्ट को 10-10 बार रिपीट किया है मैंने इसमें अभी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। अब अन्य शहरी सभ्यताएँ कौन-सी प्राचीन? मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। समकालीन सभ्यताएँ मिलेंगी आपको मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन। समय की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। परिपक्व क्षण की बात करें, परिपक्व क्षण कौन-सा था इसका? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, याद कर लेना। परिपक्व क्षण पूछा जाएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। बकाया आपका इसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है ना? क्षेत्र क्या है? हिंदू उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी भारत। ठीक है ना? सोने जो सर देखने को मिलते हैं, कांस्य उपकरण देखने को मिलते हैं और व्यापार देखने को मिलता है। सबसे पहले आते हैं शहरी नियोजन, विशेषताओं में शहरी नियोजन। शहरें ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। 90 डिग्री के अंश पर एक दूसरे को काटती थी सड़कें। जल निकासी, ढकी हुई नालियाँ होती थी। नालियों में मैन होल होते थे। स्वच्छता का ध्यान रखते थे। उदाहरण के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अभी टेंशन मत लो, इनको हम पूरा टॉपिक इनको पढ़ेंगे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, शहरी नियोजन क्या होता है, कैसे किया गया, क्यों किया गया और क्या इनकी मुख्य विशेषताएँ रही हैं। इतिहासकार क्या बोलते हैं कि पहले पहले नालियाँ बनाई गई थी या पहले आपकी सड़कें बनाई गई थी, सब चर्चाएँ बहुत थी। आवास की बात करें तो आवास की बात करने पर ईंटों के घर 1-2 मंजिल देखने को मिलते हैं। ईंटों के घर, पक्की ईंटों के घर देखते हैं, 1-2 मंजिल के हो सकते थे। आँगन होता था घर में, कुआँ होता था कभी कुछ घरों में, स्नानघर देखने को मिलता था। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो का एक बड़ा स्नानागार। आर्थिक गतिविधियाँ, कृषि की बात करें तो गेहूँ, जौ, चावल। चावल कहाँ से मिल रहे हैं? लोथल से। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का, कल की, जो हमने यूपीएससी मतलब यूजीसी नेट के लिए पेपर सॉल्व किया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, मुझे लगता है 2011 का। सबसे पहला क्वेश्चन, चावल से लोथल की साक्ष प्राप्त हुई, ठीक है ना? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही था आपका। नहीं, ये तो लोथल बवाल आ गया। लोथल से ही प्रश्न है, वैसे लोथल से ही प्रश्न है, ठीक है ना? चलो, लोथल की खोज किसने की? एसआर राव ने की है। लोथल की खोज किसने की? एसआर राव ने 1954 में, याद कर लेना, ठीक है ना? जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो चीज़ आपको पीवाईक्यू में मिल जाती है। जो पीवाईक्यू में नहीं, वो कंटेंट आपका दिया है पूरा। लिपि की बात करें यहाँ पे, तो लिपि आपकी कौन सी थी? चित्रात्मक लिपि थी। पिक्टोग्राफिक फॉर्म में आपको लिपि मिलती है। 400 प्लस संकेत मिलते हैं। 400 प्लस संकेत आपको लिपियों के मिलते हैं। क्या इसकी लिपि पढ़ी गई है आज तक? क्या इसकी लिपि पढ़ी गई है? नहीं, अभी तक लिपि नहीं पढ़ी गई है। अभी तक लिपि नहीं पढ़ी गई है। अभी तक आपकी लिपि नहीं पढ़ी गई है, ठीक है ना? उदाहरण के लिए मोहरों पर लिपि देखने को मिलती है। धर्म की बात करें तो माता देवी की पूजा होती थी। पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। अग्नि वेदिकाएं कहाँ से? कालीबंगा से। देख लो, पूछा गया है कि अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है, ठीक है ना? अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिलती हैं। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से माता देवी की मूर्तियां मिली है, ठीक है? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम। अब सुनना, यहाँ से खोजकर्ता के नाम याद रखना आप लोग, डेट याद रखना कब खोजे गए। तो जो मुख्य मुख्य आपके शहर है ना, मैं देखें कितनी बार रिपीट होते हैं यहाँ पे, आपको याद हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता, पंजाब, पाकिस्तान। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। विशेषता क्या है? अनाज भंडार और मजदूर बस्ती थी। अनाज भंडार और मजदूर बस्ती यहाँ पे देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध, पंजाब में। हड़प्पा कहाँ पे? पंजाब, पाकिस्तान में। तो हड़प्पा कहाँ पे? पंजाब, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध, पंजाब में, सिंधु नदी के किनारे पे है। खोज राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से बड़ा स्नानागार मिलता है, कांस्य मूर्ति मिलती है। मोहन को नहाना पसंद था और लड़कियों के साथ रहना पसंद था, इसलिए कांस्य मूर्ति यहाँ पे मिलती है। याद करने की ट्रिक है, कोई मजाक मत समझना।
अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो अर्थ को मृतकों का टीला। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। एस आर राव ने खोज की है। कहीं कहीं 1954 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 1957 देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एस आर राव ने खोज की है। बंदरगाह चावल के अवशेष और गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जयपुर पर से पूछा गया ना, जंग बंदरगाह चावल के अवशेष, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा तालाब। गोदीवाड़ा तो तालाब, ठीक है ना। बंदरगाह चावल के अवशेष, गोदीवाड़ा तालाब यहाँ पे देखने को मिलता है। धौलीवुरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। 1967-68 में की थी। यहाँ पे जल संरक्षण और विशाल अभिलेख मिलते हैं। धौलीवुरा से क्या? जल संरक्षण और विशाल अभिलेख। स्टेडियम, यहाँ पे स्टेडियम मिलता है, सीधी बात ये है कि स्टेडियम मिलता है। और एक ऐसा इकलौता साक्ष्य मिलता है हड़प्पा लिपि का, जो बहुत बड़े बोर्ड पे लिखा गया, एक साइन के रूप में लिखा गया है। कालीबंगा, क्योंकि हड़प्पा की अधिकांश लिपि जो मिली है मोहरों से मिली है। हड़प्पा की अधिकांश लिपि जो मिली है मोहरों से आपकी मिली है। कालीबंगा राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान खोज देवीलाल मौर्य ने की थी।